वो होश में आया और लड़ाई हारे हुए किसी कुत्ते की तरह अपना जख्म चाटता हुआ तुम्हारे पास पहुंच गया और तुम्हें भी अपना हम नवा बना लिया। हर शख्स तुम दोनों के ताबनाक कैरियर पर रश करेगा, लेकिन तुम्हारे अंजाम से इबरत पकड़ेगा। इस अंजाम का इंतखाब तुमने खुद किया है। तुम दोनों ने चीफ को समझने में गलती की। वो अपने वक्त का जीनियस है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है क्योंकि अब बाहर की दुनिया से तुम्हारा हर राब्ता मुनक़ता होने वाला है। अपना ऑपरेटर्स लौटा दो। अब तुम दोनों जेरे हिरासत हो। ओवरडाल, जेफ मिलर और गैरी हार्ट का वो अंजाम दिल दोस्त था, मैं फुरेरी से लेकर रह गया। रास अल्मेडा की ज़हनी खबासत बेमिसाल थी। गैरी हार्ट की कहानी में सवारी का हवाला न होना एक मामूली सी बात थी, लेकिन रास अल्मेडा की बारीक बीन निगाहों ने इस मुहिम से लग़ज़िश की बिना पर वाक़यात को बिल्कुल उसी तरतीब से देख लिया था जिससे वो रुनमा हुए थे। ब्लैक हॉक की वो तवील तकरीर इतनी संगीन और वहशत असर थी कि चंद सानियों के लिए मैं ये भूल ही गया था कि मैं कहाँ था। करीब के पौधों में अचानक कोई मेंढक तेज आवाज में टराया और मैं चौंक पड़ा। मुझे फौरन याद आ गया कि मैं इस वक्त अपने बदतरीन हरीफों में से एक के अहाते में मौजूद हूँ। वो इमारत की बंद दीवारों में महफूज और महसूर है और मैं खुली फिजा में उसकी घात लगाए बैठा हूँ। मैंने ऑपरेटर साफ करके अपनी जेब में डाला और पेशकदमी शुरू कर दी। मैं इमारत का तवाफ मुकम्मल करके वापस पहुंचा तो सुल्तान शाह मुस्तरिबाना अंदाज में मेरा मुंतजिर था। गनीमत है कि तुम वापस लौट आए। मैं तो समझ रहा था कि तुम अकेले ही अंदर जा घुसे हो और अब किसी भी लम्हे अंदर से धुआंधार फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगेंगी। मुझे देखते ही वो बोल पड़ा, तुम निरे गधे हो। वो मेरी बात दरमियान से ऊंचा कर बेसाख्ता बोला। ऑपरेटर्स पर बात होने लगी थी। वो सुनने के लिए पीछे रुक गया था। चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद मैंने उसे बताया। इस दौरान मेरी निगाह सामने की तारीख खिड़कियों का जायजा ले रही थी। क्या गुफ्तगू हो रही थी? ऑपरेटर्स का जिक्र सुनकर सुल्तान शाह का तजस्सुस बेदार हो गया। वही गैरी हार्ट और जेफ की वापसी का मामला था। ये बातें अब घर चल कर होंगी। इस वक्त यहाँ से निमटने के बारे में सोचो। मैंने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। वो खामोश हो गया। वैसे तो अंदर घुसने के लिए किचन की खिड़की खुली हुई थी, लेकिन अंदर रोशनी होने की वजह से वो जगह मखदूश हो गई थी। वसीलान के बाद दीवार के इस पार दूसरे घर में रहने वाले हमें रोशन खिड़की के जरिए अंदर घुसता देखकर पुलिस को बाखबर कर सकते थे। मैं इस वक्त कोई ऐसा खतरा मोल लेने के मूड में नहीं था। चौकीदार का क्या हाल है? दिल में फैसला कर लेने के बाद मैंने सुल्तान शाह से पूछा। खान साहब आराम फरमा रहे हैं और शायद सुबह तक फरमाते रहेंगे। खुराक कुछ तगड़ी हो गई है। इस बार भी सुल्तान शाह की आवाज से शोखी छलक रही थी। मेरी दानिश में ये अच्छी बात थी कि वो इस वक्त शगुफ्ता मूड के साथ काम करने के मूड में आ चुका था। चौकीदार के बारे में सुल्तान शाह की राय सुनने के बाद मैंने उसे बेदस्तों पा करने का इरादा तर्क कर दिया और सुल्तान शाह को अंदर घुसने के तरीके के बारे में समझाने लगा। मैंने उस पर यह बात भी वाजे कर दी कि इस वक्त ब्लैक हॉक अंदर मौजूद था और जाग रहा था। उससे गुफ्तगू मुकम्मल करके मैंने इमारत का रुख किया। वहीं खड़े खड़े रुकू की हालत में झुका और फिर उसी तरह उस समत में दौड़ लगा दी जिधर ड्राइंग रूम की मौजूदगी की तवक्का थी। बरामदे के अलावा इमारत के बैरूनी हिस्सों में रोशनियों का निजाम नाकस था या इन्हें जलाने की जरूरत नहीं समझी गई थी। दीवार के साथ खड़ा होने के बाद मैं खुद को तारीकी ही का एक जुज महसूस करने लगा। मेरी इस दौड़ में कोई मुदाखलत न हुई, न कोई रद्द-ए-अमल सामने आया। जो ही मैं सीधा हुआ, सुल्तान शाह ने भी उसी तरकीब का सहारा लेकर अपनी जगह छोड़ दी और चंद ही सानियों में मेरे पास पहुंच गया। इस तरफ 3 तारीख खिड़कियां थी। ब्लैक हॉक के एतमाद या बेख्तियाती का यह आलम था कि इनमें से कोई खिड़की मजबूती से बुलेट नहीं की गई थी। पहली खिड़की की लकड़ियां फूल कर चौखट में फंसी हुई थी। जोर आजमाई की सूरत में वो खिड़की जरूर खुल जाती, लेकिन काफी शोर पैदा करती। बराबर वाली खिड़की खफीफ सी आवाज के साथ अंदर की तरफ खुलती चली गई। लुत्फ की बात यह थी कि इस खिड़की के पर्दे सरके हुए थे। हम दोनों चंद सानियों तक नीचे झुके रहे। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठाया और मैदान साफ पाकर तारीख खिड़की में से अपनी गर्दन अंदर दाखिल कर दी। बंद कमरे का हबस महसूस करके मैंने चौखट पकड़ी और नहायत इत्मीनान से अंदर उतर गया। मुझे अपने जूतों के नीचे सख्त फर्श के बजाय नरम कालीन की मौजूदगी का एहसास हुआ था। मेरे इशारे तक सुल्तान शाह को बाहर ही ठहरना था। मैंने सुराग से उस कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। मेरे अंदाजे के बरक्स वो खाने का कमरा था। शायद ड्राइंग रूम बरामदे से मुत्तसिल था। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थी। मैं इसके पीछे मुझे लकड़ी की चंद पेटियां नजर आ रही थी। मुझे अचानक वो कार्गो ट्रक याद आ गया जो शाम को वहां से कुछ सामान लेकर गया था। मेरे दिल में बेख्तियार तजस्सुस बेदार हुआ कि इन पेटियों का जायजा लूं, लेकिन वो इन चीजों में उलझने का वक्त नहीं था। मैंने सुल्तान शाह को इशारा किया और वो भी अंदर आ गया। कमरे में फैले हुए घूर अंधेरे में तारों भरे आसमान के मध्यम से वो रोशनी भी एक नेमत मालूम हो रही थी जो खुली हुई खिड़की से कमरे में आ रही थी। इस रोशनी में खाने के कमरे से निकासी का बैरूनी दरवाजा बंद नजर आ रहा था, जबकि अंदरूनी दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। इस दरवाजे पर जाली का एक बारीक पर्दा लहरा रहा था। वो बेयकीनी और तजब्जुब के होलनाक लम्हात थे। खुली हुई खिड़कियों के बाद खुला हुआ दरवाजा देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ब्लैक हॉक ने खुद ही हमारे लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। मैं इस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हिचकिचा रहा था। मैं जरा सी देर पहले अपने कानों से रास अल्मेडा की हैरतनाक कुव्वत फैसला का जिक्र सुन चुका था। उसने एक इशारे से जेफ मिलर की असल कथा अखज कर ली थी। मुझे गुमान हुआ कि कहीं उसे कुछ और इशारे न मिल गए हों। उसने समझ लिया हो कि हम लोग ब्लैक हॉक के घर का रुख जरूर करेंगे
और फिर उसने चूहेदान में हमारे लिए वो तमाम आसानियां फराम कर दी जो बज़ाहिर मुकद्दर की यावरी नजर आ रही थी। रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। सुल्तान शाह ने मेरे कान के नीचे सरकोशी की। उसके गर्म और नाहमवार सांस मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। उसके बाहर आने से पहले इससे उसके कमरे ही में घेर लो। मैंने भीमगन जेब से निकाल ली और नपे तुले अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा अबूर करते ही हम एक राहदारी में आ गए। अंदर रोशनी नजर आ रही थी और इस रोशनी का निगाह से हमारे चेहरे तक पहुंच रहा था। हम रुककर अंदर की सुनगुन लेते रहे। हर तरफ मुकम्मल सकूत का राज था। कानों में बहुत ज्यादा जोर देने के बाद मैं एयर कंडीशनर की बहुत हल्की सी गूंज सुनने में कामयाब हो गया। मुझे अपने दिल की धड़कनों के साथ वो मशीनी गूंज उभरती और डूबती हुई महसूस हो रही थी। आखिर मैंने उस आवाज की समत का तयन करके रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं दीवार से लगकर कदम ब कदम सिरकता हुआ ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां से आगे लाबी नुमा हिस्सा था। हमारे दाहिने हाथ पर रोशन किचन था। लाबी की बत्तियां गुल थी, लेकिन किचन से आने वाली रोशनी दूर तक काम कर रही थी। बाईं तरफ ब्लैक हाक की ख्वाबगाह थी जिसमें एयर कंडीशनर चल रहा था। सुल्तान शाह को वहीं रुकने का इशारा करके मैंने पंजों के बल चलते हुए किचन और आसपास के सारे कोने कुदरे छान मारे, लेकिन हर तरफ मैदान साफ था। शायद ब्लैक हाक के बुरे दिन आ ही गए थे। हम दोनों बहुत तेजी के साथ उस दरवाजे पर पहुंच गए जिसके नीचे एक तंग सा रोशन मुस्ततील चमक रहा था। हमने दरवाजे के दोनों तरफ दीवार से चिपक कर पोजीशन ली हुई थी। मैंने वहीं से हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाले, लेकिन दरवाजा अपनी जगह मुंचमंद रहा। मैंने बतदरीज वो दबाव इतना बढ़ा दिया कि मुझे अपना शाने और बाजू का जोड़ दुखता हुआ महसूस होने लगा। मैंने मायूस होकर खात गिरा लिया। इस वक्त हालात हर तरह हमारे हक में थे। हम दो थे, ब्लैक हाक पूरे घर में अकेला था। हम मुसल्ला थे। वो बेखबरी के आलम में अपनी ख्वाबगाह में आराम कर रहा था। उसका फरार के अकलौते रास्ते पर हम काबिज थे और हमारे फरार की एक से ज्यादा राहें खुली हुई थी। मैंने चुटकी से चौबी दरवाजे पर हल्की सी जर लगाई। घर में छाए हुए सन्नाटे में खट की वो आवाज मुझे हथौड़े की जरब की तरह गूंजती महसूस हुई। इंतजार और इंतजार के आसाब शिकन लम्हात रिंग रिंग कर सिरकने लगे। मेरे कान ब्लैक हाक की तेज आवाज के मुंतजिर रहे, लेकिन वहां सन्नाटा छा रहा। दूसरी तरफ मैंने उंगली के सिरे से एक बार दरवाजा बचाया। इस मर्तबा में मेरी कोशिश रायगाह की। अंदर से एयर कंडीशनर की आवाज के सिवा कोई जवाब नहीं आ रहा था। मेरे असाब चटकने लगे। मेरी बेचैन नजरें गर्दोपेश का तवाफ करने लगी कि कहीं ब्लैक हाक खतरा महसूस करके अपना कमरा छोड़कर कहीं और घात लगाए ना बैठा हो। अगर वो कमरे से बाहर निकल चुका था तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए था। मेरे ज़हन ने इस दलील का खुद ही जवाब दे डाला। कमरा छोड़ने के बाद वो इसे बाहर से बोलट कर सकता था। मेरे ज़हन में ये शिकस्त तो रेख चल ही रही थी कि सुल्तान शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और दीवार छोड़कर दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। उसके दाहिने हाथ में रिवाल्वर दबा हुआ था। ला हौला वला कुव्वत। सुल्तान शाह की झिलाई हुई बेसाख्ता आवाज गैर मोहतात और काफी बुलंद थी। मेरे कुछ समझने से पहले वो हाथ बढ़ाकर उस दरवाजे के बैरोने बुलेट को गिरा चुका था। दरवाजा खुलते ही अंदर से आने वाली खुनक हवा के पहले झोंके ने मेरी तबीयत खुश कर दी। रोशन ख्वाबगाह में शिकन आलूद बिस्तर खाली पड़ा था। शायद तुम्हें देखकर निकल भागने में कामयाब हो गया। सुल्तान शाह ने खाली कमरे में दाखिल होकर अफसोस से कहा। कमरे की हालत बता रही है कि थोड़ी देर पहले तक वो यही मौजूद था। वो मेरी झलक भी नहीं देख सका। मैंने दोबारा चौखट पर जाकर कहा, अगर वो खतरा सूंघ कर निकला है तो इस वक्त भी इसी छत के नीचे होगा। सबसे पहले हमें पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। अभी तुमने इसे ऑपरेटर्स पर बात करते हुए भी सुना था। सुल्तान शाह ने तायद तलब लहजे में कहा। इस्तरारी तौर पर लाहौल पढ़ने के बाद से वो सरगोशाना लहजे में बात कर रहा था। बदतरीन असाबी तनाव के बावजूद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। यह अमकाना नुक्ता मेरे दिमाग में भी आया था, मगर मैंने जुबान नहीं खोली। जरूरी नहीं कि उसने इसी कमरे से बात की हो। ऑपरेटर्स पर वो कहीं से भी बात कर सकता है। सुल्तान शाह ने तायराना नजरों से कमरे का जायजा लेकर एक मेज पर पड़ी हुई टार्च उठा ली और मेरी तरफ बढ़ाया। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे यहीं कहीं होना चाहिए। उसने सरगोशी की। वो सूरत जितनी संगीन थी, इस कदर मजहक का खेज भी मालूम हो रही थी। वो ब्लैक हाक का घर था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे हम किसी बेनाम साहे की तलाश में भटक रहे हो। इस ख्वाबगाह का दरवाजा बुलेट करके हमने पूरी एहतियात के साथ एक सिरे से घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस मकान में कोई ज़ेरे जमीन कमरा नहीं था। छत पर जाने वाले जीनों पर गर्द की मोटी मोटी बेदाग तहें जमी हुई थी। जीने की दीवारों से छत तक मकड़ियों के जाले तने हुए थे। साफ नजर आ रहा था कि महीनों बल्कि बरसों से किसी ने इन जीनों पर कदम नहीं रखा था। इन्हें छोड़कर हमने टार्च की रोशनी में हर कोना झांकना शुरू कर दिया। हर तरफ से बेनीलो मराम वापसी के बाद हम ड्राइंग रूम में पहुंचे। वो इब्तिदा ही से खाली पड़ा हुआ था, मगर इस बार मैं वहां रखी हुई 24 पेटियों के बारे में अपने तजस्सुस पर गालिब नहीं आ सका। मैंने टार्च लेकर इन पेटियों का जायजा लेना शुरू कर दिया। 2 पेटियां जो बहुत नफीस साख की थीं और ऊपर तले रखी हुई थीं, मेरी तवज्जो का मरकज बन गई। इनके बाद हिस्सों पर कागज चिपके हुए थे, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश की गई हो। इनके बराबर में 3 पुरानी पेटियां थीं। इन पर अंग्रेजी में संगमरमर का सामान लिखा हुआ था। सुल्तान शाह मेरे कहे बगैर नफीस पेटियों पर से कागज उखाड़ने में मसरूफ हो गया। ये इत्तेफाक था कि सबसे पहले नमूदार होने वाले हरूफ TNT थे। मेरे लिए वो 3 हरूफ बेमानी नहीं थे। ट्राई नाइट्रो टोलेन बारूद का कीमियावी नाम और वो 3 हरूफ इसके मुखाफिफ थे। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। अगर गैर मुल्की एयरलाइन का कार्गो ट्रक वही बारूदी पेटियां एयरपोर्ट के लिए लेकर गया था, तो कराची के हवाई अड्डे को बदतरीन खतरा दरपेश हो सकता था। शायद K9 कैनोब के खिलाफ नहीं, बल्कि कराची एयरपोर्ट के खिलाफ बनाया जाने वाला मंसूबा था।
मेरी सारी खुद एतमादी रुखसत होगी। मैंने सुल्तान शाह के साथ मिलकर बहुत एहतियात से वो दोनों पेटियां अलग की और फिर खुद भी तहरीर पर चिपका हुआ कागज नोचने और उखाड़ने में मसरूफ हो गया। हाथों के साथ साथ मेरा जहन भी चल रहा था। मैं जाती तजर्बात के जिस भयानक अजाब से गुजर रहा था वो पाकिस्तान के लिए अजनबी नहीं था। हर जिम्मेदार एहलकार मुल्की तनसीबात और मवासलात को लाहक आलमी खतरे से पूरी तरह आगाह था। हवाई अड्डों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम थे। एयर सिक्योरिटी फोर्सेज और एयर कमांडोज के साथ साथ हर जदीद तरीन मशीनी सहूलत इस्तेमाल की जा रही थी। खास नस्ल के खोजी कुत्ते हर वक्त अहम हवाई अड्डों पर मौजूद रहते थे। इन तमाम इंतजामात के होते हुए यह मुमकिन नहीं था कि रास अल्मेडा के साजिश साथी किसी एयरलाइन की मिली भगत से गैर कानूनी बारूदी जखायर ममनू हतूत में ले जा सके। कागज साफ हो गए। इन पेटियों में इंतहाई हिसास किस्म के आतिशी और बारूदी हथियार महफूज किए गए थे। कुछ पता नहीं था कि वो किन मकासद के लिए वहां रखे गए थे। किसी माहिर की मुआवनत के बगैर इन पेटियों से छेड़छाड़ मोहलक साबित हो सकती थी। एन मुमकिन था कि कोई तख्ता उखड़ते ही इन हथियारों का हिफाजती निजाम बेदार होकर अपने जद में आने वाले हर जिंदा और बेजान शय के टुकड़े उड़ा देता। वो तफसीलात सुनकर सुल्तान शाह की पेशानी अर्क आलूद हो गई और वो फंसी फंसी आवाज में बोला, ये खबर इसी वक्त अव्वल खान या मेजर गौस तक पहुंचनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर ब्लैक हक घर पर मौजूद नहीं है तो किसी भी लम्हे वापस आ सकता है। हमारी यहाँ आमद इससे पोशीदा नहीं रह सकेगी। जरा मार्बल के सामान की एक पेटी तो खोलो, इसे भी देख लिया जाए। मैंने उसे हदायत थी। वो खाने का कमरा था। सुल्तान शाह ने टार्च की रोशनी में एक अलमारी में से केक काटने वाली लंबी छुरी और चंद मजबूत सर्विस स्पून निकाले और एक पेटी पर टूट पड़ा। तख्ते उखाड़ने में उसने हर एहतियात बालाए ताक रखती थी। ब्लैक हॉक की घर में मौजूदगी का सहर टूटने के बाद मैं भी कदरे बेफिक्र हो चुका था। इस पेटी में घास फूस के दरमियान संगमरमर की नफीस शतरंजें मौजूद थी। बस आ जाओ। मैंने हाथ पकड़कर उसे वहां से उठा लिया। ब्लैक हॉक के कमरे की तलाशी लेकर हमें इसकी आमद से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। अव्वल खान वगैरह को फ्लैट से फोन किया जाएगा। इन्हें फौरन खबर कर दो। सुल्तान शाह खुशामद करते हुए बोला, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त हम मौत के थाने में बैठे हुए। चलो ये काम तुम खुद कर लेना ताकि तुम्हारी तसल्ली हो जाए। मैंने मुलाहिमत से कहा। ब्लैक हॉक के कमरे में मुख्तलिफ साख के 3 पिस्तौल, एक साइलेंसर चढ़ा हुआ रिवाल्वर और मुतअद्दिद मैगजीन पहले ही नजर आ चुके थे। मैंने नजरअंदाज करके वहां मौजूद वाहिद अलमारी की तरफ बढ़ गया। टेलीफोन डेड है। सुल्तान शाह की आवाज में हरास पोशीदा था। तारों को उलाज जला कर देखो, मैंने पलट कर कहा और दोबारा अलमारी का सामान उलट पलट करने लगा। कपड़ों के नीचे मुझे किताबी साइज का एक फोल्डर नजर आया जिसमें बहुत से कागजात ठुनसे हुए थे। मैंने उसका सरसरी जायजा लिया। कई कागजों पर उन्हीं तारीखों में कुछ खुफिया इंदराजात थे। फिर मुझे एक ऐसा कागज भी नजर आ गया जिस पर पेंसिल से बहुत छोटे हरूफ में K9 लिखा हुआ था। मैंने फोल्डर को तह करके उसका क्लिप लगाया और अपनी गिरेबान के बटन खोलकर फोल्डर को अंदर से पतलून की बेल्ट में फंसा लिया। लाइन बिल्कुल बेजान है टैनी। सुल्तान शाह की आवाज में वहशत उतर आई। मालूम होता है कि किसी ने बाहर से तार काट दी गई। शायद ब्लैक हॉक आ चुका है। मेरे जवाब देने से पहले ही ऑपरेटर्स पर कॉल का इशारा मिलने लगा। दरवाजे पर आ जाओ ताकि हम बाहर निगाहें रख सकें। ये कहते हुए मैंने ऑपरेटर्स निकाल कर ऑन कर दिया और ब्लैक हॉक का भरा हुआ बेआवाज रिवाल्वर उठाकर नीम रोशन राहदारी में निकल गया। दिस इज ब्लैक हॉक ऑन, अर्जेंट कॉल फॉर चीफ, ओवर। ऑपरेटर्स पर मुतवहिश आवाज में गैर मामूली पैगाम सुनाई दिया जिसका मफहूम था कि ब्लैक हॉक अपने सरबराह से कोई हंगामी राब्ता कायम करना चाह रहा था। क्या बात है? मालूम होता है कि गैरी हार्ट तुम्हें जुल देकर निकलने में कामयाब हो गया, ओवर। चीफ के रूप में रास अल्मेडा की आवाज इस्तजाइया थी। वो दोनों अपने मुकर्रर ठिकाने पर जेर हरासत हैं। सुबह 4 बजे उनकी परवाज है। ब्लैक हॉक कह रहा था, मेरे घर के हालात सख्त मखदूश है। कुछ अजनबी लोग अंदर घुसे हुए हैं, ओवर। और शायद तुम अपने कमरे में मैसूर हो, ओवर। ब्लैक हॉक के उस पैगाम ने हम दोनों के साथ रास अल्मेडा को भी बुरी तरह चौंका दिया था। उसके इस्तरारी सवाल से तशवीश छलक रही थी। नहीं, मैं नक्शों के सिलसिले में मसरूफ था। फिर गैरी को अहकामात देकर ग्रे हॉक के साथ कुछ लोगों को बिजनेस डिनर लेकर गया था। वापस आया हूं तो मेरा चौकीदार बेहोश पड़ा हुआ है। घर के बाहर एक खुली हुई मुश्तबा कार खड़ी है। मैं अपने हाथे में हूँ। मेरे ड्राइंग रूम की खिड़की खुली हुई है। मैंने अंदर एक टार्च की मुतारक रोशनी भी देखी है। पता नहीं वो कौन लोग हैं और यहाँ क्या लेने आए हैं, ओवर। वो तफसीलात बयान करते हुए ब्लैक हॉक हाँफने लगा। अपनी सारी बेखौफी और ताकत के बावजूद वो अपनी आवाज से खाइफ महसूस हो रहा था। ये डैनी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। रास अल्मेडा की आवाज गजबनाक होगी। फौरन अपने फोन के तार काट दो। अपने घर को आज इस हरामजादे का मदफन बना दो। मैं शर्त लगाता हूँ कि अपनी जिंदगी के एवज जेफ मिलर ने इसे तुम्हारे बारे में कुछ बताया होगा। उसने तुम्हारे गिरबान पर हाथ डाला है। तो मैं इसका नरखरा चीर कर फेंक दो, ओवर। रोशनी देखते ही मैंने फोन के तार काट दिए थे, ओवर। जवाब दिया क्या? मकान को घेर लो। इसकी नकासी का हर रास्ता मसदूद कर दो। कितने आदमी है तुम्हारे साथ, ओवर। चीफ, हम कुल 3 नफूस हैं। ब्लैक हॉक की आवाज से बेबसी झलक रही थी। व्हाइट हॉक भी हमारे साथ है। ये दोनों मुझे छोड़ने के लिए आए थे। जब मेरे चौकीदार ने गेट पर रोशनी पड़ने के बावजूद फाटक नहीं खोला तो हम तीनों को तशवीश हुई। व्हाइट हॉक ने दीवार से अंदर कूद कर फाटक खोला तो मुझे नक्शा बिगड़ा हुआ नजर आया। वो दोनों इस वक्त 2 कोनों से पूरे घर की निगरानी कर रहे हैं। वो बाहर आते ही मार लिए जाएंगे, ओवर। बाहर एक हवाई फायर करो। वो खफजादा होकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठहरो, फायर करने की जरूरत नहीं। पुलिस आ गई तो उसे मार गिराने का ये सुनहरा मौका जाया हो जाएगा। खुली हुई खिड़की के करीब से उसे ललकारो।
वो घबरा कर बाहर आने के लिए बेचैन हो जाएगा। अपने अपरेटस ऑन रखो। इस वक्त ड्राइंग रूम की खुली हुई खिड़की के करीब जो भी मौजूद है वो मुझे रिपोर्ट करे। ओवर। ग्रे हाक, मैं खिड़की से सिर्फ चंद गज दूर हूँ, मुझे रोशनी नजर नहीं आई। अंदर सकूत और गहरे अंधेरे का राज है। मकान का पिछला हिस्सा कुछ रोशन है, इसी तरफ ब्लैक हाक का कमरा है। ओवर। मैंने ऑपरेटर सुल्तान शाह को थमाकर तेजी से अपनी जगह छोड़ दी। मैं जो कुछ सुन चुका था मेरे लिए वही काफी था। मैं इन लोगों को दहशत ज़दा करने का वो मौका जाया नहीं कर सकता। सुल्तान शाह ने मेरे पीछे आने की कोशिश की, लेकिन मैंने गुर्रा कर उसे रोक दिया। ग्रे हाक, तुम पढ़ो और इस चूहे को इसके बिल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दो। ओवर। ऑपरेटर्स पर कहे जाने वाले वो आखिरी अल्फाज थे जो रास अलमैडा की आवाज में मेरे कानों से टकराए। आगे अंधेरे का राज होने के बावजूद इस घर का नक्शा मेरे ज़हन में जम चुका था। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे तक पहुंचा और जाली के लहराते हुए पर्दे की ओट में एक तरफ दुबक गया। मेरे हाथ में दबे हुए बेआवाज पिस्तौल के मुहिब आईनी नाल ग्रे हाक के खूनी इस्तकबाल के लिए खुली हुई खिड़की की तरफ उठी हुई थी। मैं इस वक्त इन दरिंदों के नरके में आ चुका था। फरार की राह बज़ाहिर मसदूद हो चुकी थी, मगर मैं फिर भी आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करने का अज़्म कर चुका था। वो मार्का इस कदर खतरनाक और पुरपेच था कि मैं भी रास अलमैडा की तरह पुलिस को दूर रखना चाहता था। मैं इसी वजह से मैंने अपने पुरशोर पिस्तौल के बजाय ब्लैक हाक का बेआवाज रिवाल्वर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। एक बार फिर इंतजार के लम्हात मेरे आसाब को चटखाने लगे। शायद मैं जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाकर अपने मोर्चे पर पहुंच गया था। ग्रे हाक शायद बहुत ज्यादा संभल कर खुली हुई खिड़की की तरफ आ रहा था। आखिर 24 फ्रेम के अकब में एक खोपड़ी का कुछ हिस्सा नमदार हुआ। ट्रैगर पर मेरी शहादत की उंगली की गिरफ्त से सख्त होगी, वो खोपड़ी फौरन गायब होगी। मैं मुंतजिर रहा। चंद सानियों बाद वो खोपड़ी बुलंद होते होते शानों तक एक इंसानी हेवला मेरे सामने आ गया। गहरी तारीकी में बस उसकी चमकदार और मुतजस्सिस आंखें ही नजर आ रही थी जो बेचैनी से मुतहरक थी। और फिर उसका दाहिना हाथ बुलंद हुआ, वो खाली नहीं था। शायद वो कमरे में फैली हुई तारीकी में अपना कोई शिकार तलाश करने की कोशिश कर रहा था। डैनी गंदे सुअर की, मैं उसकी इसी आवाज का मुंतजिर था। उसकी पहली गाली मुकम्मल होने से पहले मैंने ट्रैगर दबा दिया। मेरी कलाई को तेज झटका लगा। ठक की गैर फितरी सी आईनी आवाज के साथ नाल से एक शोला लपका और खिड़की में नजर आने वाला साया अचानक माधूम हो गया। नए हथियार से मेरा पहला फायर बेखता रहा था। पिघला हुआ शीशा उसके मगज के ऐसे हिस्से में उतरा था कि उसे चीखने की मोहलत भी नहीं मिल सकी थी। उसकी दिलजोश चीख एक बुलंद आंग हिचकी में घुट कर रह गई थी। उसके नीचे गिरने की धमक उसकी आखिरी आवाज से ज्यादा पुरशोर थी। मैं दौड़ता हुआ सुल्तान शाह के करीब जा पहुंचा। पूरी सूरत हाल को समझ लेने के बाद वो ऑपरेटर समेत किचन वाली राहदारी तक बढ़ाया था। नीम तारीकी में खौफ से उसका चेहरा धुआं हो रहा था। ऑपरेटर्स पर ब्रैक हाक हज़ियानी अंदाज में बोल रहा था, मर क्या? शायद उसके दिल या दिमाग पर बेआवाज फायर किया गया है। चीफ, वो दरिंदा है, बिल्कुल खूनी भेड़िए की तरह। हम उसे इस तरह जेर नहीं कर सकेंगे। वो दुबकर मौत का इंतजार करने वालों में से नहीं है। घर में मैसूर हो जाने के बावजूद मुकाबले पर तुला हुआ है। काश ग्रे हाक जिंदा रहता, हम तीनों उसे बहुत आराम से मार लेते। ओवर। ये बात नाकाबिल यकीन है। आवाज निकालते ही इतनी आसानी से मार लिया क्या? रास अलमैडा की आवाज सदमे से मुर्तिज थी। यानी एक एक करके मेरे आदमियों को खाता जा रहा है। तुम क्या करना चाहते थे? ओवर। 2 आदमी बाहर रहकर निगरानी करते। मैं छत के रास्ते मकान में दाखिल होकर उसे बाहर हाँक सकता था। वो कम अज कम 3 आदमियों का काम था। हम दोनों अब इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ओवर। इमारत की निगरानी करते रहो और मुझे सोचने दो। रास अलमैडा की आवाज थकी थकी सी हो गई थी। आज डैनी को हर कीमत पर फना होना है। इसकी चीरा दस्तियां अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। ऑपरेटर्स पर मौत का सनसनी आमेज सकूत तारी हो गया। रास अलमैडा मुझे मारने की कोई नादर तरकीब सोच रहा था और मैं दिल ही दिल में उस पुरहोल हिसार से निकलने के लिए फिक्रमंद था। ब्लैक हाक की गाड़ी की चाबी तलाश करो, मैंने सुल्तान शाह के हाथों से ऑपरेटर्स लेकर कहा। वो इसके कमरे में ही मौजूद होनी चाहिए। अब हम अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसकी गाड़ी आहते में है। मजबूत फुलादी फाटक बंद होगा। बाहर वो दोनों हमारे मुंतजिर हैं। इस छत के साए से महरूम होते ही मौत हमें दबोच लेगी। काश हमें यहाँ से एक फोन करने का मौका मिल गया होता। अब देखना है कि हमें यहाँ से कब निकलना नसीब होता है। वो अजीब लड़ाई थी। दोनों फरीक अपनी अपनी जगह फिक्रमंद थे। जो हो चुका था इस पर मलूल और अफसुर्दा थे। जो नहीं हो सका उसकी आरजू कर रहे थे। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि फतेह किसके नसीब में है। मेरी तनिस्त में इस वक्त मुकाबला यक बजक वसाइल की जंग के बजाय असाब और हौसले की लड़ाई में तब्दील हो चुका था। मैंने सुल्तान शाह का दिल बढ़ाने के लिए पूरी नेक नियति से कहा, अभी तक हमने सिर्फ एक गोली चलाई है और इनका एक आदमी मार लिया है। यहाँ बहुत मैगजीन मौजूद हैं। हम कई दिन तक इनका मुकाबला कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेटर्स की वजह से हम इनकी लम्हा बलमा सोच से वाकिफ हैं, जबकि वो हमारे अजाइम से बेखबर हैं। अभी इब्तदा हुई है। मेरा ख्याल है कि उजाला फैलने से पहले कोई न कोई सूरत निकल आएगी। सुल्तान शाह के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। ये ऑपरेटर्स तुम्हें गजाला ने याद दिलाया था। जरा तसव्वुर करें कि हम इसे फ्लैट पर ही भूल आते तो क्या होता। इन तीनों ने बेखबरी में हमें मार लिया होता। छठी हिस्स के मामले में अच्छी बीवियां बदरूहों से कम नहीं होती। मैंने हंसकर कहा, किसी सबब और जवाज के बगैर आने वाले खतरात को बहुत पहले भांप लेती है, फिर अपनी अक्लमंदी पर इतराती है। मैं अब यहाँ घुटन महसूस कर रहा हूँ। वो मेरे पुरमज़ाह फिक्रों को नजरअंदाज करके बोला। दबाव की वजह से हुसैनी खान अफशार में मुब्तला नजर आ रहा था। 1-8 घंटे में कोई नतीजा ना निकला तो मैं धुआंधार फायरिंग शुरू कर दूंगा। पुलिस आएगी तो मुहासरे की ये कैफियत तो खत्म होगी। पुलिस को बारूदी पेटियों और दूसरे हथियारों का हिसाब कौन देगा? वो भाग जाएंगे और हम फंस जाएंगे।
तुम भूल रहे हो कि मेरी गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान अभी तक बरकरार है। हर तरह मुसीबत है। वो अपना सर झटकते हुए बुड़बुड़ाया। मैं आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरता। मरो या मारो या दुम दबा कर भाग जाओ, ऐसी असाब शिकन आंख मचोली मेरे बस की बात नहीं है। चीफ कॉलिंग ब्लैक हॉक। काल्विन रास अल्मेडा की खोपड़ी में कोई नई सोच जन्म ले चुकी थी और उसने बोलना शुरू कर दिया था। तुम्हारे पास TNT चार्ज के 2 क्रेट बाकी होने चाहिए। वो कहाँ है? ओवर। वो डाइनिंग रूम ही में मौजूद हैं। उनके नंबर 17 और 18 हैं। ओवर। ब्लैक हॉक ने कुछ न समझने वाले लबो लहजे में अपने चीफ को सवाल का जवाब दिया था। फिर काम बन गया। रास अल्मेडा की आवाज में मुसर्रत ओत कर आई। वो चार्ज 2000 मुरब्बा गज के रकबे पर बनी हुई किसी भी कसीरुल मंजरा इमारत को खंडर बना देने के लिए काफी है। वो क्रेट फट जाएं तो तुम्हारे मकान की बुनियादों तक का सुराग लगाना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम इसकी तैयारी कर लो। ओवर। मगर वहां तक रसाई कैसे होगी? खिड़की के पीछे डैनी कोई बेआवाज गन लिए बैठा है। वो खिड़की पर किसी का साया भी देखेगा तो भीतरी गोली चला देगा। मैं तुम्हारी अदाएं समझने से कासिर हूँ। ओवर। मैं अब तुम्हें बता ही देता हूँ। इन पेटियों में तबाहकुन बारूदी हथियार हैं और हर पेटी में एक रिमोट कंट्रोल्ड डेटोनेटर भी है। पेटियों के नंबर इसीलिए अहम हैं कि हर डेटोनेटर का एक मखसूस रिमोट कंट्रोलर है और ये सब मेरे पास है। ये वक्त जरा गलत हो गया। गैरी हार्ड मौजूद होता तो वो सब काम आसानी से कर सकता था। तुम डैनी को वहीं घेरे रहो। मैं आधे घंटे में दोनों रिमोट कंट्रोलर लेकर वहां पहुंच रहा हूँ। इसके बाद डैनी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म समझो। वो जितनी धूम से जिंदा रहा है इसे कहीं बड़े धमाके में हलाक होगा। ओवर एंड ऑल। रास अल्मेडा का वो शैतानी फैसला सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। सुल्तान शाह वहशत और बेयकीनी के आलम में मेरा चेहरा थके जा रहा था। फिर वो सरसराती आवाज में बोला, तुमने सुन लिया? हमारे पास कुछ करने के लिए सिर्फ आधे घंटे की मोहलत रह गई है। हो सकता है कि वो हराम ज्यादा इससे पहले ही यहाँ आ पहुंचे। वो आ गया तो हमारी जिंदगियां उसकी उंगली के एक इशारे की मरहून मिन्नत रह जाएंगी। अगर ये क्रेट 2000 मुरब्बा गज के रकबे पर तबाही फैला सकते हैं तो पता नहीं इनका रिमोट कंट्रोलर कितनी दूर तक काम करता होगा। इसने ओवर एंड ऑल कहकर सिलसिला मुनक़ता किया है। अब वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ आकर हमको एक मौका जरूर देगा। इसकी ख्वाहिश जरूर होगी कि मुझे जिंदा गिरफ्तार करे। अगर ऐसी कोई सूरत रूनुमा होती है तो गुल खुलासी का कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इन सब बातों को छोड़ो, वक्त तेजी से गुजर रहा है। वो झुंझला कर बोला, मैं फायरिंग करने जा रहा हूँ। जिंदगी रही तो तुम पुलिस कचहरी से भी निमट लोगे। ये ना भूलो कि अब अव्वल खान के साथ साथ कर्नल अशफाक और मेजर गौस जैसे जिम्मेदार अफसर भी तुम्हारी पुष्ट पर हैं। इनके मुताखलत पर पुलिस वालों को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। तुम जो चाहो कर सकते हो। मैंने तकरार से गुरेज करते हुए हथियार डाल दिए। ये गूंगा रिवाल्वर फेंक कर अपना पिस्तौल निकालो और तुम भी मेरे साथ आओ। उसने मुझे तकरीबन झंझोड़ते हुए कहा। मैंने ब्लैक हॉक का बेआवाज रिवाल्वर बाएं हाथ में मुंतकिल करके अपना पिस्तौल निकाला और उसके साथ हो लिया। ड्राइंग रूम के दरवाजे से खुली हुई खिड़की वीरान नजर आ रही थी। सुल्तान शाह ने फायर कहा। मैंने किसी सहरज़दा मामूल की तरह फायरिंग शुरू कर दी और फिर ट्रैगर दबाता चला गया हत्ता कि मैगजीन खाली हो गया। सुल्तान शाह मुझसे पहले अपने सारे राउंड फायर कर चुका था मगर फिजा फिर भी होलनाक फायरिंग के शोर से लड़ रही थी। मेरे लिए वो सूरत हाल नाकाबिले फहम थी। मैंने तहय्युर ज़दा नजरों से सुल्तान शाह की तरफ देखा तो वो भी बुरी तरह बुखलाया हुआ था। हमारे मुकाबले में बाहर सिर्फ 2 अफराद थे, लेकिन बाहर होने वाली दहशतनाक फायरिंग से जाहिर हो रहा था कि वहां दर्जनों हथियार बैक वक्त आग उगल रहे थे। अगर वो कुश्ती पुलिस पार्टी थी तो उसने हैरतनाक कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो बाहर पोजीशने लिए हमारे सिग्नल के मुंतजिर रहे हों और हमारी तरफ से पहला फायर होते ही उन्होंने रास अल्मेडा के आदमियों पर जहन्नुम के धाने खोल दी हो। सुल्तान शाह का मकसद हासिल हो चुका था। कोई तीसरा फरीक मैदान में आ चुका था। हमने अपने हथियार लोड किए और मजीद कोई फायर किए बगैर बाहर उभरने वाले अच्छी नगमों को सुनने में मसरूफ हो गए। इन आवाजों पर ध्यान देने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि चलने वाली कम अज कम 3 राइफलें ऐसी थी जो पुलिस वालों के इस्तेमाल में नहीं हो सकती थी। ऐसे भारी हथियार सिर्फ फौजी या नीम फौजी एहलकारों के इस्तेमाल में होते थे। इन राइफलों से मेरा ज़हन फौरन ही अव्वल खान की तरफ चला गया। क्या वो STF की नफरी लेकर हमारी मदद के लिए मैदान में आकूदा था? बज़ाहिर इस सवाल का जवाब नफी में था। अव्वल खान तो क्या वीरा और गजाला तक को अंदाजा नहीं हो सकता था कि ब्लैक हॉक के घर में घुसने के बाद हम किसी खतरनाक सूरत हाल से 2-4 हुए थे। हमें दरपेश खतरात से वाकिफ हुए बगैर हमारा कोई भी हमदर्द वहां नहीं आ सकता था। फिजा तकरीबन 1-1.5 मिनट तक धुआंधार फायरिंग से लरसते ही फिर हथियार तेजी से खामोश होते चले गए और फिजा पर गैर फितरी सन्नाटा छा गया। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि खिड़की से झांक कर बाहर का जायजा लूं, लेकिन मैं अपनी इस ख्वाहिश पर अमल नहीं कर सका। इस वक्त तक कोई अंदाजा नहीं हो सका था कि बाहर हमारे दुश्मनों का राज था या कोई और कंट्रोल संभाल चुका था। हमें यह भी देखना था कि नए आने वालों का हमारे साथ क्या रवैया होता। कुछ देर सकूत की इसी फिजा में गुजरी, फिर धप धप की मुतद्दद आवाजों के साथ पूरा अहाता दौड़ते हुए कदमों की आवाजों से गूंज लगा। बाहर मुजाहमत या तसादुम की कोई आवाज नहीं उभरी। आते की दीवार से बैक वक्त अंदर कूदने और दौड़ने का वो अंदाज बिल्कुल कमांडोज की तरह था। बेयकीनी और अदम तहफ्फुज की इन रूह फरसा लम्हात में मेरे दिल में उम्मीद के पहली किरण चकमगा उठी। पूरी इमारत आर्मी के घेरे में है। बाहर से किसी ने पाटदार आवाज में कहा, अंदर जो लोग भी हैं हथियार फेंक कर बाहर आ जाएं वरना कमांडोज एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। मैंने स्विच दबाकर ड्राइंग रूम में रोशनी कर दी और पिस्तौल और बेआवाज रिवाल्वर समेत अपने दोनों हाथ सिर से ऊपर उठाकर खुली हुई खिड़की की तरफ बढ़ गया। सुल्तान शाह ने किसी रिपोर्ट की तरह मेरी तकलीफ की। ओह डैनी, किसी सम से मेजर गौस की तहय्युर ज़दा आवाज उभरी। फिर उसने गरज कर शायद अपने आदमी को हदायत की, आर्म्स डाउन। अंदर से आने वाले दोस्त हैं।
मेजर गौस की आवाज पहचानते ही मेरा दिल फरते जज्बात से भारी होने लगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिंदगी और मौत के इस नाजुक दोराहे पर मेरे नए दोस्त यूं गैर मुतवक्का तौर पर हमारी मदद को पहुंचाएंगे। अपने आदमी को दूर तक फैलाकर पूरे इलाके की नाकाबंदी करवा दो मेजर। मैंने वहीं खड़े खड़े कहा, इस कमरे में 2 खतरनाक बारूदी क्रेट मौजूद हैं जो होलनाक तबाही फैला सकते हैं। रास अल्मेडा इनके रिमोट कंट्रोलर लेकर किसी भी वक्त इस इलाके में आ सकता है। इसे यहाँ से जितनी दूर मुमकिन हो रोक दो। मेजर गौस अपने आदमी को हदायत देने लगा। हाथे में सर्च लाइट चमक रही थी। इसी हंगामे में कहीं से अव्वल खान नमूदार हुआ और किसी सुबह कंदाम नौजवान की तरह खिड़की अबूर करके अंदर आ गया। उसने अंदर आते वालियाना अंदाज में बारी बारी हम दोनों को गले से लगाया और मैं उसे फौरन ही बारूदी पेटियों की तरफ ले गया। फिर बाहर दौड़ते हुए कदमों की धमक गूंजने लगी थी। जो कुछ भी हो रहा था सुराज से हो रहा था। चंद सानियों बाद कुछ फासले पर भारी गाड़ियों के इंजन चलने की आवाजें उभरी और मुख्तलिफ समतों में मातूम होती चली गई। अपने आदमियों को रवाना करने के बाद मेजर गौस भी खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। इन पेटियों पर पहली नजर डालते ही उसके चेहरे पर तशवीश के साए फैल गए और उसने भी यकीनी से पूछा, ये यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो अमेरिकन आर्मी का क्लासिफाइड आल्ट्री एमुलेशन मालूम होता है। ये यहाँ है और मुझे डर है कि कार्गो ट्रक के जरिए यही तबाहकुन सामान एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर एतमाद और बेखौफी से कहा, नो। उसने वसूख से सारी लाया। वो मार्बल के सामान के 40 कैरेट है जो एक चार्टर परवाज से कब्रस भेजे जाने वाले हैं। मैंने यही बताने के लिए तुम्हारे घर फोन किया तो गजाला ने बताया कि तुम भेड़ों के छत्ते में चढ़ाई करने के इरादे से निकले हुए हो। मैंने पूरी उजलत से काम लेकर जवानों को तैयार किया। अव्वल खान को डेल्टा 3 पर बुलाया और वहां से इसकी रहनुमाई में हम यहाँ तक आ गए। उसने मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपनी आधी से ज्यादा कहानी सुना डाली। रास अल्मेडा बहुत खतरनाक मुजरिम है। अव्वल खान पुरतशवीश अंदाज में बोला, वह हमारे आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर निकल भी सकता है। हमें सबसे पहले इस जखीरे को बेजरर बनाने का बंदोबस्त करना चाहिए। इसे मेरा माहिर ही हाथ लगाएगा। मैं अभी आता हूँ। मेजर गौस ये कहकर खिड़की से बाहर कूद गया। इस वक्त तक उसकी चमकती हुई जीप मकान के हाथे में लाई जा चुकी थी। जीप के अकबी बम्पर पर बहुत ऊंचा वायरलेस ऑपरेटस का एरियल लहरा रहा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि गाड़ी के सिवा किसी के जिस्म पर कोई फौजी शनाख्त नहीं थी। मेजर गौस के सारे आदमी भी सादा लिबास में आए थे। अव्वल खान बारूदी पेटियों के बराबर में मौजूद मार्बल के सामान की पेटियों को देख रहा था। मैंने पलट कर देखा तो सुल्तान शाह गायब था। मैं बातों में मसरूफ रहा और उसे गायब होने का मौका मिल गया। मुझे पूरा यकीन है कि मार्बल के सामान के साथ बारूदी करेट भी एयरपोर्ट ले जाए गए हैं। मैंने अव्वल खान से कहा, मेजर से कहो कि सामान की तफसीली जांच पड़ताल कराए। यहाँ मार्बल की 3 पेटियां हैं। इसका मतलब है कि इनकी जगह बारूद के 3 24 संदूक गए हैं। शायद अब के 9 की गुत्थी भी जल्द ही सुलझ जाएगी। मैं मेजर से बात करूंगा। ये खिड़की के नीचे लाश कैसी पड़ी है? वो अचानक पूछ बैठा। ये ग्रे हाक है जो मेरे हाथों मारा गया। इसके 2 साथी अहाते में थे। अब वो कहाँ है? बाहर कोई नहीं था। उसने हैरत से कहा। हम लोग गाड़ियां दूर छोड़कर इमारत को घेरे में लेने की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक फायरिंग शुरू होगी। मेजर ने जवाबी फायर खुलवा दिया। हम लोग अंदर आए तो कोई नहीं था। शायद इन खबीसों ने भारी गाड़ियों की कुछ न कुछ आवाजें सुननी होगी, इसीलिए वो घेरा पड़ने से पहले निकल भागे। मैंने मुतासफाना लहजे में कहा। हम इनकी सारी गुफ्तगू सुनते रहे थे। इसी वक्त सुल्तान शाह लौट आया। उसके चेहरे पर बशाशत दौड़ आई थी। तुम कहाँ चले गए थे? उसे आता हुआ देखकर मुझसे पहले अव्वल खान पूछ बैठा। टेलीफोन के कटे हुए तार जोड़ने गया था। उसने हंसते हुए कहा, इन बदमाशों ने हमें हर तरह से अंदर घेर लिया था। मुझे तो नाकाबिले बयान वहशत होने लगी थी। यानी इस तरह आंखें बंद करके खतरात में छलांग लगाने का आदी है। अव्वल खान ने मुशफ़िक़ाना लहजे में कहा, इसके साथ रहोगे तो बस यही सब होता रहेगा। कोई ढंग की लड़की ढूंढकर अपना घर बसा लो वरना बर्बाद हो जाओगे। लड़की भी मौजूद है, इसकी रजामंदी दरकार है। मैंने चौकी से कहा। बस अब आगे ना बोलना। सुल्तान शाह आंखें निकाल कर बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अब भी नहीं है। फोन ठीक हो गया है तो घर फोन कर दो। दोनों औरतें परेशान होंगी। मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा और वो झींपे झींपे अंदाज में वहां से चला गया। कि ना इनके बारे में तुम क्या कह रहे थे? सुल्तान शाह के जाने के बाद अव्वल खान ने सवाल किया। इसे देख लो फिर बात कर सकूंगा। मैंने अपने पेट के साथ चिपके हुए फोल्डर पर हाथ मारकर कहा, यह क्या है? मैं काफी देर से सोच रहा हूँ कि तुम्हारा पेट चौकोर क्यों नजर आ रहा है। ये ब्लैक हाक क्या हम कागजात हैं? कर जाकर इत्मीनान से देखूंगा। मेजर को बता देना। इसे बाद में पता चला तो बदमज़गी पैदा हो सकती है। यहाँ से मिलने वाली तमाम शहादतें उसकी तहवील में ही जाएंगी। तुमने हेरा फेरी की तो उसके एतमाद को ठेस पहुंचेगी। अव्वल खान ने मुझे समझाया। बता दूंगा। मैंने कहा। फिर पूछा, ये डेल्टा 3 क्या बला है? जहाँ तुम्हें बुलाया गया था। घोरा कब्रिस्तान से आगे CSD को आजकल डेल्टा 3 कहा जाता है। ये मखसूस लैंड मार्क होते हैं। मेजर गौस ने इस मरतबा अंदर आने के बजाय हमें बाहर बुला लिया। उसके हाथों में 2 ऑपरेटर्स मौजूद थे। एक खिड़की के नीचे पड़ी हुई लाश के बाहर से मिला है, दूसरा लान पर पड़ा हुआ था। उसने बताया। मैं हैरान हूं कि इन लोगों को ये अहम तरीन फौजी साजो सामान कहां से मिल रहा है।